हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मेरा नाम है सत्यम और मेरे साथ हमेशा की तरह द बिल्डअप के इस एपिसोड में एक बार फिर से मौजूद हैं श्री इकबाल। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप। दुआ है आपकी इकबाल भाई, और मैं और अच्छा हो जाऊंगा अगर इंडिया इस ओडीआई सीरीज़ में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर देता है जितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया अभी जो हाल ही में टी20 सीरीज़ हुई है। उस टी20 सीरीज़ में इससे पहले कि इस शो की शुरुआत हो, आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के एंड में मैंने और इकबाल ने अपनी अपनी फैंटेसी टीम्स बनाई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी फैंटेसी टीम्स क्या हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से इकबाल की। 50 ओवरों का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर है। उस 50 ओवरों के वर्ल्ड कप से पहले दो टी20 वाले वर्ल्ड कप्स हैं। वैसे में इस सीरीज़ का रेलेवेंस क्या है? 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही खेला जाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक प्रिपरेशन जैसा इंग्लैंड के लिए होगा। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लैंड की टीम रोटेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और अभी देखिए दो तीन वो प्लेयर्स गले को का घेग जैसा बन गया है। अब जो भी है, लेकिन वो वो कर रहे हैं, उनको मज़ा आ हम्म, रहा है। हम्म। हारे चाहे जीते, लेकिन मज़े की बात यह है कि हारे चाहे जीते कंटिन्यू कर रहे हैं, हिम्मत की बात है। हालांकि जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके दरमियान हमने देखा था कि उन्होंने बीच में मोइन अली को रोकने की कोशिश की थी। यस। तो कंसिस्टेंसी तो नहीं रही है जहां हाँ, तक बात है उस रोटेशन पॉलिसी की, बट ठीक है, ओके। बिल्कुल। तो जो रूट को उन्होंने आराम दिया है, उन्होंने जी। क्रिस वोक्स को आराम दिया है। और आर्चर चोटिल है। चोटिल हैं, यस। तो इनकी गैर मौजूदगी में मुझे लगता है कि कुछ यंग प्लेयर्स के लिए, जैसे लियम लिविंगस्टन हैं, रीस टॉपली हैं, सैम बिलिंग्स हैं, इन प्लेयर्स के लिए एक अच्छा मौका है। और देखिए सत्यम, क्या होता है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रोटेशन की वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो होते तो हैं दावेदार, लेकिन इतना मौका नहीं मिल पाता। ये हम्म। सीरीज शायद उसी तरह के प्लेयर्स के लिए है जो दावेदारी तो पेश करते हैं लेकिन मौके नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इस सीरीज में मौके मिलेंगे। भारत के पास भी देखें तो बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, जडेजा नहीं है। तो ऐसे में जो यंग प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी उपयोगिता साबित करें इस सीरीज में। बिल्कुल सही कहा आपने। बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, जडेजा भी चोट से वापस नहीं आ पाए हैं। सूर्य कुमार यादव डेब्यू कर सकते हैं, कृणाल पांड्या को भी डेब्यू करने का मौका मिल सकता है ओडीआई क्रिकेट में। और वहीं टी नटराजन और सिराज जैसे प्लेयर्स जो खेले तो हैं लेकिन बहुत कम खेले हैं, तो उनके पास और एक्सपीरियंस गेन करने का ये एक बेहतरीन मौका होगा इकबाल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत लाइकली है। अब ये डिपेंड करेगा कि कप्तान किस तरह का कॉम्बिनेशन उतारते हैं मैदान पर, लेकिन यस, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कप्तान ने कि सूर्य कुमार यादव के लिए वो नंबर 3 का स्पॉट भी खाली कर सकते हैं। तो वो कहाँ खेलेंगे? ये तो अब क्योंकि उन्होंने ये डिपेंड भी तो करेगा। कहा है कि ओपन करेंगे रोहित शर्मा और शिखर यस, धवन। तो बिल्कुल कोहली बिल्कुल। फिर नंबर 4-5 पे चले जाएंगे। डिपेंड करता है, हालांकि टी20s में तो उन्होंने किया, अपने आप को ऊपर कर लिया। हाँ, बट उन्होंने आ, कंफर्म कर दिया है कि रोहित और धवन ही ओपन करेंगे इस मैच के लिए, इस मैच इस के लिए, मैच बट के लिए, इस सीरीज लेकिन में आगे हो हाँ, सकता है ऐसा। उन्होंने ओके। मतलब ये जाहिर की है इच्छा। कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं और जिस तरीके के ये प्लेयर हैं, वो उनके लिए नंबर 3 का स्पॉट भी खाली कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सत्यम कि वो कितना पसंद कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव को, और वो टीम में रखना चाहते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी, मौका बनेगा, स्पेस बनेगा, तो वो शायद सूर्य कुमार यादव को टीम के अंदर रखना पसंद करेंगे। वैसे मुकाबला शुरू होने से पहले अच्छी खबर आई शिखर धवन के लिए, जो खेल नहीं पाए थे टी20 सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाए थे, बहुत कम ही खेल पाए थे और उनको ड्रॉप कर दिया गया था। एक मैच खिलाया गया था मेरे ख्याल में और बिल्कुल, उसके बाद वो पहला। लगातार ड्रॉप होते चले गए थे। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर आई जब कोहली ने ये कंफर्म कर दिया कि वो ही ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। हालांकि राहुल क्या नंबर 5 पे खेलेंगे क्या, क्योंकि वैसे भी ओपन तो वो करते नहीं रहे हैं अभी लेटली। आप देखें वनडे क्रिकेट में इंडिया के लिए वो नंबर 5 पे खेलते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन अब पंत को भी खिलाने की बात चल रही है। पंत भी जो फॉर्म है डिजर्व करते हैं खेलना। तो वैसे में पंत अगर खेलते हैं तो राहुल की जगह कहाँ बनती है, स्पेशली जो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ 6 बॉलिंग विकल्पों के साथ जाने की रणनीति थी टी20 क्रिकेट में। अगर वही रणनीति वनडे क्रिकेट में भी रहती है, जो अगर हो तो कुछ गलत नहीं है उसमें, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। राहुल की जगह पे भी तलवार लटकती नजर आ रही है। एब्सोल्युटली सत्यम, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली फॉर राहुल की उनकी जगह अब खतरे में पड़ गई। और हम लोग टी20 सीरीज के दौरान द बिल्डअप शो में बात भी कर रहे थे कि राहुल अब खतरे में हैं वनडे टीम में भी। और यस, जैसा इस वक्त समझ में आ रहा है, पंत शायद खेलेंगे, 11 के अंदर होंगे। और अगर भारत 5 बॉलर के साथ खेलना चाहता है तभी जाकर के लोकेश राहुल की टीम में जगह बन पा रही है। वरना अगर भारत
छः बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाता है तो फिर एक ऑलराउंडर भारत खिलाना पसंद करेगा, चाहे वो कृणाल पांड्या हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, या फिर कोई और हो। लेकिन अगर भारत 5 गेंदबाजों के साथ जाएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन लोकेश राहुल को बाहर बैठना पड़ सकता है। रीसेंट परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें इकबाल, तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंग्लैंड को इंग्लैंड में, वनडे सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका जाना था उसके बाद क्रिसमस से ठीक पहले इंग्लैंड की टीम को, लेकिन बायो बबल ब्रीच की वजह से वो दौरा कैंसिल हो गया था, तो वो खेल नहीं पाए थे वहाँ पे। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो न्यूजीलैंड ने सुपड़ा साफ कर दिया था, क्लीन स्वीप, और ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हारी थी इंडिया की टीम। तो लेटली दोनों ही टीमें अच्छा नहीं खेलती रही हैं वनडे क्रिकेट में। ऑन पेपर कौन सी टीम आपको ज़्यादा भारी नज़र आती है? देखिए, अगर ऑन पेपर की बात करेंगे तो शायद भारत की टीम कहीं ज़्यादा संतुलित नज़र आती है, क्योंकि उधर देखें जो रूट नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं है, 3 बड़े नाम हैं उनके वनडे टीम के, ये तीनों प्लेयर्स मिसिंग हैं। भारत की तरफ से आप कहेंगे कि बुमराह, शमी, जडेजा नहीं है, लेकिन आपके पास देखिए ना बड़े नाम हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सारे के सारे हैं। और गेंदबाजी में भारत के पास ऐसा नहीं है कि बुमराह और शमी के चले जाने से भारत की गेंदबाजी एकदम बेकार नज़र आती है। आपके पास भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी हो गई है वनडे टीम में। तो यस, भारत की गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि शायद भारत का पलड़ा भारी रहेगा इस सीरीज़ में। लेकिन क्योंकि पिच जो है, जिस तरीके से हमने टेस्ट मैचेस में और T20 सीरीज़ में देखा कि टॉस और पिच बड़ा अहम किरदार निभाता रहा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वनडे सीरीज़ में सत्यम, पिच का शायद या टॉस का इतना कोई ख़ास योगदान रहने वाला नहीं है। ओवेन मॉर्गन ने भी कहा कि उनको लगता है कि पिच पे टर्न ज़्यादा नहीं होगा, और ट्रेडिशनली यहाँ की पिच बहुत बैटिंग फ्रेंडली रही है। इंग्लैंड के साथ जो एक मुकाबला यहाँ पे हुआ था, उसमें 350 रन इंग्लैंड ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, और इंडिया चेज़ करते हुए जीत गया था। कोहली की सेंचुरी थी उस मुकाबले में, केदार जाधव की सेंचुरी थी, और 5th विकेट के लिए 200 रनों की पार्टनरशिप भी हुई थी। बिल्कुल। तो इस तरीके के मुकाबले होते रहे। हालांकि इस मैदान पे जो लास्ट मैच था इंडिया का, वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था 2017 में, और इंडिया वो मुकाबला हार गया था। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पे इंडिया की अच्छी यादें हैं। बिल्कुल। और क्या मुकाबला था सत्यम वो 2017 में। इंडिया एक्चुअली ऐसा लगा कि परेशानी में है, लेकिन उसके बाद जाधव ने आके एक बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और वो पार्टनरशिप आज भी आंखों के सामने ताज़ी है वो पार्टनरशिप। बिल्कुल, क्योंकि बाउंड्री काफ़ी छोटी है, आउटफील्ड पुणे बहुत में। छोटा है, जी, बिल्कुल। बहुत छोटी बाउंड्री है, और ऐसे में रन बनते हैं। और बेल्टर जिसको हम कहते हैं, काफ़ी फ्लैट रहता है ट्रैक। तो आप सोचिए कि 350 रन बना करके कोई टीम चेज करके जीतती है, इसका मतलब yes. पूरे 100 ओवर तक पिच जो है बहुत अच्छा ट्रू पिच थी, और पूरे 100 ओवर सेम खेली, तभी जा करके भारत चेज कर सका। बट एक चीज़ है सत्यम, कि वो सीरीज़ ज़रूर हम जीते थे 2-1 से, 2017 की जो आप जिक्र कर रहे हैं। वो सीरीज़ हम 3-0 से भी जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी मैच हम 5 रन से हार गए थे कोलकाता में, जहां पर 90 रन बना करके शायद आउट हो गए थे आखिरी ओवर में केदार जाधव। 6 रन चाहिए थे, 2-3 गेंदें बची हुई थी जीत के लिए, बट हम हार गए थे। शो की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपके लिए हम अपनी अपनी फैंटेसी टीम्स भी लेके आए हैं, और अब समय है कि आपको बताएं वो टीम क्या है, उसमें कौन से 11 खिलाड़ी हैं। इकबाल से शुरुआत करते हैं। देखिए सत्यम, मैं अपनी टीम में विकेट कीपर के रूप में जॉस बटलर को रखूंगा जी। मेरे बल्लेबाज में रोहित शर्मा होंगे, ओवेन मॉर्गन होंगे, जॉनी बेस्टो को भी मैं रखूंगा, और श्रेयस अय्यर को रखूंगा। जबकि ऑलराउंडर्स में मैंने 2 ऑलराउंडर्स रखे हैं जी। बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या। ये दोनों ही मेरी टीम के अंदर होंगे। जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो स्पिन गेंदबाज मेरे आदिल रशीद होंगे, और फास्ट बॉलर्स में मैं भुवनेश्वर कुमार, मार्क वुड और शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी टीम है आपकी। धन्यवाद। और जो मेरी टीम है इकबाल, जी जी जी, वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ और कभी भी मैं आपके सामने कंपटीशन के तौर पे नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो मैं बताऊंगा ना कि कितनी अच्छी टीम है या नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है। मेरी टीम में सबसे पहले तो जेसन रॉय हैं, और उनके साथ शुरुआत कर रहे हैं रोहित शर्मा। ओके, ठीक है। उसके बाद ओवेन मॉर्गन है, जॉनी बेस्टो, श्रेयस अय्यर, बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या, दोनों ऑलराउंडर्स सेम। आदिल रशीद मेरे भी स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन मेरी टीम में एक और स्पिन गेंदबाज है, और वो हैं युजवेंद्र चहल, और उनके साथ 2 तेज़ गेंदबाज, शार्दुल ठाकुर और मार्क वुड। मेरे कप्तान हैं जॉनी बेस्टो, और मेरे उप कप्तान हैं जेसन रॉय। काफ़ी अच्छी टीम बनाई है। मुझे लगता है कि आपकी टीम ज़्यादा बैलेंस है सत्यम मेरे से। मैंने शायद मिस कर दिया है। मैंने अपने कप्तान नहीं बताए थे, और उप कप्तान जॉनी बेस्टो को मैंने कप्तान बनाया है, और हार्दिक पांड्या को मैंने उप कप्तान बनाया सत्यम।
नास। आपको हमारी टीम कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी फैंटेसी क्रिकेट में अपनी टीम बनाई है तो आपके 11 खिलाड़ी कौन हैं, कप्तान कौन है, उप कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत मज़ा आएगा। द बिल्डअप के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप और इकबाल भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे इस शो में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मुकाबला शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। ये पहला एक दिवसीय मुकाबला दोपहर 1:30 से 1 बजे टॉस है, और टॉस होते ही हम लाइव हो जाते हैं। आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ तब, और मुकाबले का रोमांच महसूस कीजिए हमारे साथ क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। अभी के लिए गुड बाय, बाय बाय। सी यू गाइस।